डेट आज 10 अगस्त 2021। ये सब टॉपिक कवर करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे जो कुछ करंट अफेयर और स्टैटिक पोर्शन पे बेस्ड होंगे। फर्स्ट टॉपिक है अपना आइलैंड ऑफ एविया। ये रिसेंटली अभी न्यूज में है। ये आइलैंड आइलैंड आप जानते हो क्या होता है? द्वीप, हिंदी में बोलते हैं द्वीप। ऐसी भूमि, ऐसी लैंड जो चारों तरफ से पानी से घिरी हुई हो। ए लैंड विच इज सराउंडेड बाई वाटर फ्रॉम ऑल द साइड, उसे बोलते हैं आइलैंड। ये एविया आइलैंड को यूबोया भी बोलते हैं, यूबोया आइलैंड। ये सेकेंड लार्जेस्ट आइलैंड है ग्रीक का। जो ग्रीक कंट्री है ना, ये वाला मैप देखो आप, पहले ये देखो, ये वर्ल्ड मैप है और ये यूरोप दिखाई दे रहा है आपको। यूरोप के पास ये वाला इटली है और यहाँ पे ये वाला दिखाई दे रहा है येलो, ये वाला है आपका ग्रीस कंट्री है, ग्रीस कंट्री। इस कंट्री का नाम है ग्रीस। तो ये वाला अभी बड़े में देख रहे हैं हम वही मैप। तो ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला पोर्शन ग्रीस का, ये क्या है? ग्रीस का मेन लैंड है और ये उसी का आइलैंड है एविया, एविया आइलैंड। और बीच में ये देखो, ये है स्टेट। कोई भी ऐसी नैरो वाटर चैनल या नैरो वाटर बॉडी जो दो वाटर बॉडीज को, बड़ी वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है, उसे बोलते हैं स्टेट, स्टेट बोलते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, ये मेन लैंड है ग्रीस की और ये एविया, इनको सेपरेट करता है ये स्टेट। इसमें देख सकते हो आप, ये एविया आइलैंड है, ग्रीस कंट्री है। एविया जो आइलैंड है ग्रीस का ही आइलैंड है। ये एक स्टेट है जिसका नाम देखेंगे अभी हम। इसे, जो ये स्टेट बनी हुई है इसका नाम है यूरिपस स्टेट। ये यूरिपस स्टेट का, ये वाली स्टेट है यूरिपस स्टेट। स्टेट को जल संधि बोलते हैं हिंदी में, जल संधि। ऐसा वाटर चैनल, ऐसी वाटर बॉडी जो बड़ी बॉडीज को कनेक्ट करती है। ये छोटी वाटर बॉडीज है नैरो, पतली वाटर बॉडी, और दो बड़ी वाटर बॉडीज को कनेक्ट कर रही है, एक इधर और एक इधर सी को। तो ये जो है सेपरेट करती है। ये बोइशिया, बोइशिया आइलैंड है यहाँ पे, ग्रीस की मेनलैंड है ना जो ये वाली, इसका नाम है बोइशिया और इसका नाम है एविया। और इसको सेपरेट कौन करता है? यूरिपस स्टेट करती है। ये रिसेंटली न्यूज में क्यों था? क्योंकि यहाँ पे वाइल्ड फायर हो गई थी, जंगलों में आग लग गई थी। नेक्स्ट टॉपिक है अपना इंडियाज फर्स्ट बायो बैंक फॉर हार्ट फेलियर रिसर्च। इंडिया का पहला ये बायो बैंक बना है हार्ट फेलियर रिसर्च के लिए। जो हार्ट फेलियर होते हैं, दिल की बीमारी हो जाती है, किसी को हार्ट अटैक आ जाता है, इसके रिसर्च करने के लिए बायो बैंक बना है। ये कोई ऐसा बैंक नहीं है जो पैसे देते हैं। ये कैसा बैंक है? जैसे ब्लड बैंक होता है ना, जिसमें खून स्टोरेज करके रखा जाता है, जहाँ पे खून ले सकते हैं या दे सकता है कोई। तो ये बायो बैंक होगा जिसमें बॉडी के, ह्यूमन बॉडी के कुछ पार्ट इसमें रखे जाएंगे रिसर्च करने के लिए। ये इंडिया का फर्स्ट बायो बैंक है, नेशनल हार्ट फेलियर बायो बैंक जिसका नाम है। और कहाँ पे बना है ये केरल में बना है। केरल में एक इंस्टीट्यूट है, श्री चित्र तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, SCTIMST। तो ये श्री चित्र तिरुमल इंस्टीट्यूट है केरल में, इसी के पास ये बनाया गया है, इसी में के अंदर बनाया गया है ये बैंक। तो ये अभी इनोग्रेट किया है, आरंभ किया है। इस बैंक में क्या होगा? इस बैंक में देखो इंपॉर्टेंट रिसोर्स हो जाएगा, हाई क्वालिटी के बायोलॉजिकल सैंपल मिलेंगे इसमें, ह्यूमन बॉडी पार्ट के, ह्यूमन बॉडी पार्ट के सैंपल मिलेंगे, जिनके जरिए, उन ह्यूमन बॉडी पार्ट के जरिए डायग्नोसिस यानी कि जांच की जा सकती है कोई बीमारी की, या हार्ट फेलियर के रिगार्डिंग कोई रिसर्च है नई, वो की जा सकती है। और हार्ट फेलियर का ट्रीटमेंट, इलाज कैसे किया जाए, इनके लिए नई इनोवेशन या रिसर्च की जा सकती है। कौन कौन से बायो सैंपल इसमें रखे जाएंगे? इसमें ब्लड स्टोरेज करके रखा जाएगा, सीरम, टिश्यू, उत्तक जो होते हैं ना, टिश्यू सैंपल रखे जाएंगे। ओपन हार्ट सर्जरी के दौरान जो ये टिश्यू वगैरह, ब्लड वगैरह निकलते हैं, ये सेव करके रखे जाएंगे यहाँ पे। और जिनोमिक DNA भी कलेक्ट किए जाएंगे, जिससे मान लो हार्ट फेलियर हुआ है किसी पेशेंट्स का, उससे DNA ले जाएंगे। तो ये देखा जाएगा कि क्या कारण थे, कोई नए कारण थे या सेम रीजन थे ये हार्ट फेलियर होने का, तो इस पर रिसर्च की जाएगी। ये बायो एक्टिविटी, जो बायो बैंक की एक्टिविटी होंगी ना सारी, कौन सुपरवाइज करेगा? ये टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी है जिसमें कुछ मेंबर होंगे, टेक्निकल मेंबर, वो करेंगे किसके साथ मिलके? ICMR के साथ मिलके। मतलब ICMR है जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये 1911 में बनाई गई थी ये संस्था। उसके बाद ये 1949 में आज़ादी के बाद इसका नाम चेंज कर दिया था। पहले इसका नाम कुछ और था, IFRA करके कुछ नाम था, अब ICMR है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो मंत्रालय है उसके अंडर काम करती है। रिसर्च और इनोवेशन में ये साथ देती है, कुछ हेल्थ के रिगार्डिंग रिसर्च वगैरह करना। तो इससे भी मेंबर आएंगे इस टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी में, और ये बायो बैंक की देख रेख करेंगे, इसकी एक्टिविटी को सुपरवाइज करेंगे। इसमें जो होगा, मेजर हेल्थ प्रॉब्लम क्या है इंडिया की? हार्ट फेलियर की, मतलब हार्ट फेलियर की, दिल की जो बीमारी होती है, मेजर प्रॉब्लम किस कारण से होती है, क्या परेशानी है जो हार्ट फेलियर होता है?
तो ये देखा जाएगा। और ये जो नेशनल सेंटर फॉर एडवांस रिसर्च एंड एक्सीलेंस इन हार्ट फेलियर केयर HF, ये क्या है, ये सेंटर है इसी के अंदर ही, जो केरल में इंस्टीट्यूट है जहाँ पे ये बायो बैंक बना गया है। तो इसमें रिसर्च के लिए प्रमोट किया जाएगा। इसके लिए 85 लाख रुपीज़ अलोकेट किए हैं ताकि स्टोरेज फैसिलिटी यहाँ पे बनाई जा सके। मतलब जो भी मान लो बिल्डिंग बनानी है, उसके अंदर रूम बनाना या कुछ इंस्ट्रूमेंट चाहिए स्टोरेज करने के लिए, वो सब फैसिलिटी के लिए इतने रुपए अलोकेट किए गए हैं, दिए गए हैं। इससे बेनिफिट क्या होंगे, फ़ायदे, इससे फ़ायदे ही फ़ायदे हैं भाई साहब। देखो जो मान लो नई नई थेरेपी या टेक्नोलॉजी आ रही है हार्ट फेलियर के लिए, तो उनको यूज किया जा सकेगा पेशेंट के लिए। जो बायो बैंक होगा एक तरह से हार्ट डिसीज, जो हार्ट फेलियर होते हैं इंडियन चिल्ड्रन या एडल्ट्स में, उनके कारण को पता लगाया जा सकेगा और इससे यूजफुल रिसर्च की जा सकेंगी। और कोविड-19 के बाद भी जैसे मान लो किसी पर्सन का हार्ट फेलियर हो रहा है तो उसका ट्रीटमेंट किया जा सकेगा, इलाज किया जा सकेगा। और जो ये बैंक है, यहाँ पे बैंक बनाया गया है, इसमें रिसर्चर्स क्या करेंगे, इसमें बायोलॉजिकल स्पेसिमेन होंगे, यानी कि जो सैंपल रखे जाएंगे ना बॉडी पार्ट के, जैसे ब्लड हो गया, टिश्यू हो गया, इनसे जो क्लिनिकल डेटा मिलेगा उससे रिसर्च कर सकेंगे और क्वालिटी और सिक्योरिटी को मेंटेन रख सकेंगे इसके कारण। तो इंडिया में और अब्रॉड में, यानी कि विदेश में भी रिसर्च की जा सकती है इन सैंपल के जरिए, बॉडी पार्ट्स के जरिए। और इंडिया से भी और अब्रॉड से भी कोई क्लिनिशियन है या कोई साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक, साथ में मिलकर रिसर्च कर सकेंगे और हार्ट फेलियर का कारण ढूंढ सकेंगे और उसका सॉल्यूशन निकाल सकेंगे, ताकि जो मोर्टिलिटी रेट है, यानी कि जो डेथ होती है हार्ट फेलियर के कारण, उसको कम किया जा सके। तो यही होगा बस इसमें। नेक्स्ट टॉपिक है दिल्ली हाई कोर्ट सेज अडॉप्शन नॉट लिमिटेड बाय रिलीजन। अभी दिल्ली हाई कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया, डिसीजन आया है, फैसला सुनाया कि पर्सन कोई भी मान लो चाइल्ड अडॉप्ट करता है तो वो रिलीजन के बेस पे नहीं होना चाहिए। अगर अडॉप्शन किया है, अगर किसी बच्चे को गोद लिया है, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट, इसके अंदर लिया है, तो वो रिलीजन कोई लिमिटेशन नहीं है, किसी भी धर्म का आदमी कोई भी धर्म के बच्चे को गोद ले सकता है, अडॉप्ट कर सकता है इस एक्ट के थ्रू। और इस एक्ट को अभी अमेंडमेंट किया है इसमें 2021 में, एक नया बिल लेके आए हैं, वो हमने अलग लेक्चर में अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो आपने नहीं देखा तो वो लेक्चर देख लेना, जुवेनाइल जस्टिस बिल का 2021 का। तो इसके थ्रू अगर लिया जाएगा तो कोई धर्म की पाबंदी नहीं है। तो केस क्या था, अभी जो ये डिसीजन आया दिल्ली हाई कोर्ट का, देखो दिल्ली हाई कोर्ट ये केस सुन रही थी, एक क्रिश्चियन कपल था, ईसाई धर्म के दो, मतलब हस्बैंड वाइफ थे, उन्होंने बच्चा गोद लिया था, हिंदू बच्चा गोद लिया था, हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग एक बच्चा गोद लिया था, अडॉप्ट किया था। तो कोर्ट ने कहा था कि क्रिश्चियन हो या मुस्लिम कपल हो, वो हिंदू चाइल्ड को हिंदू अडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट के अंदर अडॉप्ट नहीं कर सकता था। लेकिन अभी क्या है, जो चाइल्ड मान लो अगर उसका फोस्टर पेरेंट्स का मतलब वो है जो बच्चे की देखभाल करता है, ऐसे माता पिता जो देखभाल करते हैं, पालन पोषण करते हैं, अगर वो अच्छे से केयर कर रहे हैं बच्चे की और उनकी फैमिली के साथ बच्चा खुश है, तो कोई भी कारण नहीं होता कि बच्चे को वहाँ से अलग किया जाए, उनके फोस्टर पेरेंट्स से अलग किया जाए, उसके माता पिता से। नेक्स्ट ये कहा था कि कोई भी ऐसा लीगल इशू फ्यूचर में चाइल्ड के अडॉप्शन से नहीं अराइज होगा, क्योंकि बच्चे का जो अडॉप्शन किया गया था ना, गोद लिया गया था, वो हिंदू अडॉप्शन सेरेमनी के जरिए किया गया था। मतलब जब भी मान लो हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग अगर कोई अडॉप्ट किया जाता है बच्चा, तो एक उत्सव मनाया जाता है जिसका नाम है दत्ता होमम सेरेमनी। जब अडॉप्शन किया जाता है, जैसे मान लो किसी को भोजन खिलाया, बुलाए रिश्तेदार वगैरह, जब अडॉप्ट किया जाता है, बच्चा गोद लिया जाता है, तो उस सेरेमनी को, उत्सव को बोलते हैं दत्ता होमम। तो इसके जरिए बच्चा गोद लिया गया था, तो कोई रीजन नहीं होता कि बच्चे को वहाँ से अलग किया जाए उन पेरेंट्स से जिन्होंने लिया है, कपल ने गोद। तो लीगल फ्रेमवर्क क्या है हमारे इंडिया में, अडॉप्शन लॉज क्या क्या है कि बच्चों को गोद लिया जाए, कौन कौन से लॉज हैं। देखो इंडिया में जो अडॉप्शन के, जो भी अडॉप्शन है, गोद लेने के जो भी कानून है, पर्सनल लॉज में आते हैं, पर्सनल लॉज में, निजी कानून। कोई भी मान लो रिलीजन के बेस पे कोई इंसिडेंट हुआ है, तो हमारी कंट्रीज में 2 डिफरेंट लॉज हैं, 2 अलग अलग कानून हैं जिनके जरिए अडॉप्शन किया जाता है। पहला तो है, अगर कोई मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन, पारसी और ज्यू धर्म के लोग ये लेते हैं गोद बच्चा, तो ये लेंगे गार्जियन या गार्डियन बोलो आप, गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890 का एक्ट बना हुआ है, अंग्रेजों के ज़माने को, जब अंग्रेज ब्रिटिश रूल था हमारे इंडिया पे। तो ये धर्म क्या है, अगर ये लेते हैं तो ये इसके थ्रू ये लेंगे। कोई फॉर्मल अडॉप्शन होगा, इज़ नॉट अलाउड इन दीज रिलीजन, इसमें कोई और फॉर्मल अडॉप्शन होगा तो वो अलाउ नहीं होगा। अगर इन्हें अडॉप्ट करना है तो ये इस लॉ के अकॉर्डिंग अडॉप्ट करेंगे। नेक्स्ट मान लो
हिंदू, सिख और बुद्धिस्ट और जैन धर्म के लोग अगर लेते हैं तो वो हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 इसके अकॉर्डिंग ही ये लेंगे। कोई भी मान लो वो लेना चाहते हैं, गोद लेना चाहते हैं कोई बच्चा। लेकिन अगर मान लो किसी को किसी भी धर्म को, चाहे किसी भी धर्म का हो, अडॉप्ट करना किसी भी धर्म का, तो वो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है हमारा, जो 2015 में बनाया गया था और उसमें अभी अमेंडमेंट भी किया है 2021 में नया बिल लाके। तो ये बिल पास हो जाएगा, जब एक्ट बन जाएगा नया, तो इसके अकॉर्डिंग भी अगर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई अडॉप्शन करता है तो वो कोई धर्म उस पर लागू नहीं होता है, ऐसे किसी भी धर्म को कर सकता है। तो इसके थ्रू भी बच्चे को अडॉप्ट किया जा सकता है। इसके बारे में डिटेल से पढ़ना है आपको इस एक्ट के बारे में, और जो नया बिल लाया गया उसके लिए अलग से लॉ बना हुआ, पॉलिटी की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, जुवेनाइल जस्टिस बिल 2021। नेक्स्ट टॉपिक है, डू वी नीड ए सेंट्रल लॉ अगेंस्ट फोर्स्ड कन्वर्जन। देखो अभी विश्व हिंदू परिषद एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसने कहा है कि एक सेंट्रल लॉ होना चाहिए फोर्स्ड रिलीजन कन्वर्जन के लिए, जो जबरदस्ती धर्म परिवर्तन किया जाता है, जबरदस्ती एक धर्म से दूसरे धर्म में लोगों को कन्वर्ट किया जाता है, इसके अगेंस्ट, इसके विरुद्ध में एक पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून होना चाहिए। ये विश्व हिंदू परिषद ने अभी डिमांड की है, मांग की है, इसलिए ये न्यूज में आया। ये विश्व हिंदू परिषद क्या है? देखो एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है, राइट विंग हिंदू ऑर्गेनाइजेशन। राइट विंग का मतलब होता है कंजर्वेटिव ऑर्गेनाइजेशन। कंजर्वेटिव का मतलब वो होता है कि जो पहले से ही रीति रिवाज ट्रेडिशन चले आ रहे हैं उनको संजो के रखती है जो कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई लोग। कहते हैं ना ये कंजर्वेटिव आदमी है, यानी कि पहले से कोई रीति रिवाज चले आ रहे हैं। मान लो सती प्रथा चली आ रही थी, किसी का हस्बैंड मर जाता है तो ये औरत को उसकी आग में, चिता में कूदना पड़ता था, इसे बोलते थे सती प्रथा। ऐसे लोग जो इसको संजो के रखना चाहते हैं वो हो गए कंजर्वेटिव, और जो इससे अलग मतलब इसको हटाना चाहते हैं, क्योंकि भाई साहब ये तो भेदभाव करती है। जब औरत मरती है पति को तो बोला नहीं जाता कि पति भी कूद जाए उसकी आग में, औरत जब मरी है उसकी चिता जल रही है उसकी आग में कूद जाए, तो ये औरत के साथ ही भेदभाव क्यों? तो इसको हटाया गया हमारे इंडिया से। अब इंडिया में ये नहीं है, इसके अगेंस्ट लॉ बने हुए हैं, कानून अंग्रेजों के ज़माने से ही बना हुआ है। 1829 में लॉ पास कर दिया था राजा राम मोहन राय की, मतलब राजा राम मोहन राय ने सपोर्ट किया था, तो उनकी सपोर्ट से ये अंग्रेजों ने लॉ पास किया था सती के मतलब अगेंस्ट। तो इसी तरह से कोई भी जैसे रीति रिवाज है, ट्रेडिशन है, कस्टम है, उनको कंजर्व करके रखना चाहते हैं, उन्हें बोलते हैं राइट विंग के ऑर्गेनाइजेशन, या राइट विंग का कोई पर्सन हो सकता है, कंजर्वेटिव पर्सन, पीपल, लोग, कुछ भी। तो हिंदू जो विश्व हिंदू परिषद है ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ये ऐसे ही बना लिया आपने, आप बना लो कोई अपने धर्म की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग धर्म की अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है अपने धर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये हिंदुओं ने मिलकर बनाई हिंदू धर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसे 1964 में बनाया गया, और 1964 में किसने बनाया? MS गोलवालकर और SS आप्टे ने मिलके। किसके साथ मिलके? स्वामी चिन्मयानंदा, इसके साथ मिलके बनाया, इन तीनों ने मिलके इसको बनाया 1964 में। तो अब ये हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में कि सेंट्रल लॉ बनाना चाहिए फोर्स्ड रिलीजियस कन्वर्जन के अगेंस्ट, जो जबरदस्ती बल के आधार पे धर्म का परिवर्तन कराया जाता है, तो इसका लॉ बनाना चाहिए या नहीं। क्या बैकग्राउंड है देखते हैं। देखो यूपी और MP, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश ने ऑलरेडी ये लॉ लेके आए हैं अगेंस्ट फोर्स्ड कन्वर्जन, लेकिन हरियाणा और कर्नाटक गवर्नमेंट भी बोल चुकी है, अनाउंस कर चुकी है कि हम भी कानून बनाएंगे इसके अगेंस्ट कि फोर्सफुली कन्वर्जन ना हो। कुछ प्रोपोनेंट ये बोलते हैं कि रिसेंट जो कंट्री में इवेंट्स हो रहे हैं, तो इसके लिए क्या है, एक ऑल इंडिया लेवल का एक सेंट्रल लॉ होना चाहिए ताकि ज़बरदस्ती धर्म का कन्वर्जन ना हो। देखो अपनी खुशी से कोई करे तो उस पर रोक भी नहीं होनी चाहिए, और अगर ज़बरदस्ती कन्वर्जन हो रहा फोर्सफुली तो उसको रोका जाए। ऐसे लॉ की डिमांड कर रहे हैं ये विश्व हिंदू परिषद वाले। अब इसके पीछे राशनल क्या है, मतलब क्या रीज़न है, क्या इसके पीछे कारण है इनेक्टमेंट के कि एंटी कन्वर्जन लॉ होने चाहिए, एंटी कन्वर्जन लॉ। देखो एक तो थ्रेट्स ऑफ फोर्सफुल कन्वर्जन, कि फोर्सफुल कन्वर्जन का खतरा होता है इसकी वजह से, और इंड्यूसमेंट और अल्यूरमेंट, मतलब कुछ लाभ देके, कुछ फ़ायदा दिखा के, लोभ लालच देके जब ये कन्वर्जन किया जाता है तो ये एक समस्या है। तो इसको रोका जाने के लिए एक सेंट्रल लॉ चाहिए। नेक्स्ट है रिलीजियस कन्वर्जन इज़ नॉट ए फंडामेंटल राइट। ये स्टेटमेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, यानी कि प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, तीनों याद रखना है कि जो रिलीजन का कन्वर्जन है, धर्म परिवर्तन करने का हमारा कोई मौलिक अधिकार नहीं दिया गया हमारे संविधान में, ये फंडामेंटल राइट नहीं है, तो ये आपको याद रखना है। लेकिन कुछ क्रिटिक्स कुछ और बोलते हैं, जो आलोचना करते हैं वो क्या बोलते हैं, कुछ आलोचक वो कहते हैं कि देखो कुछ लॉ ऐसे हैं
जिनकी ये शार्प क्रिटिसिज्म यानी कि बुराई करते हैं, आलोचना करते हैं कि जो भी मान लो ये कंसेप्ट जो लव जिहाद का कंसेप्ट है, इसका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल बेसिस नहीं है। ना तो हमारे संविधान में लव जिहाद का कॉन्सेप्ट है, ना ही हमारे किसी कानून में है। और ये क्या है, हमारा जो आर्टिकल 21 है, लाइफ राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, इंडिविजुअल की का अधिकार देता है ये राइट टू मैरी का, ए पर्सन ऑफ वन चॉइस। कोई भी आदमी अपने शादी कर सकता है अपने चॉइस के हिसाब से, अपनी मर्जी के हिसाब से। आर्टिकल 25 भी ये फ्रीडम देता है कि कोई भी आदमी अपने हिसाब से धर्म को अडॉप्ट कर सकता, मतलब अपने धर्म को मतलब प्रैक्टिस कर सकता है, कंसाइज कर सकता है, या कन्वर्जन ऑफ रिलीजन ऑफ वन चॉइस, किसी भी धर्म में कन्वर्जन कर सकता है अपने चॉइस के में। लेकिन ये भी अधिकार देता है 25 के, इंक्लूडिंग नॉट फॉलोइंग एनी रिलीजन, कि कोई आदमी कोई रिलीजन फॉलो ना भी करना चाहे तो वो एथियस्ट रह सकता है, कि वो कोई धर्म को फॉलो नहीं करना चाहता, वो न्यूट्रल भी रह सकता है। ये भी अधिकार देता है आर्टिकल 25। तो ये आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट के कुछ वर्डिक्ट हैं मैरिज और कन्वर्जन के रिगार्डिंग। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये मान लो किसी भी को भी कोई भी जुरिस्डिक्शन और या कोई एडल्ट का एब्सोल्यूट राइट है कि वो अपने लाइफ पार्टनर अपने हिसाब से चुन सकते हैं। तो कोई भी मतलब कोर्ट हैव नो जुरिस्डिक्शन ओवर एन एडल्ट, किसी भी एडल्ट के ऊपर कोई भी ऐसा पावर नहीं है कोर्ट की या किसी गवर्नमेंट की, सरकार की, सेंट्रल की, स्टेट की, कि वो किसी भी इंडिविजुअल को रोके कि वो अपने हिसाब से अपना लाइफ पार्टनर चुने, उसे रोके। ऐसा कोई अधिकार नहीं है। वो अपने हिसाब से अपना कोई भी लाइफ पार्टनर यानी कि किसी से भी शादी कर सकता है, मैरिज कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक केस में बोला था, लिली थॉमस एंड सारला मुदगल केस है, इसमें बोला था कि रिलीजियस कन्वर्जन है वो अगर बिना किसी रीजन के कन्वर्ट किया जाए या फिर कुछ बेनिफिट दे के, लोभ लालच दे के किया जाए, तो ये क्या है, ये सही नहीं माना जाएगा, ये इलीगल होगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला था अगर लोभ लालच दे के कन्वर्जन किया जाएगा तो। एक सलामत अंसारी प्रियंका खारवार केस है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का, 2020 का ही, 2020 में बोला था कि राइट टू चूज पार्टनर और लिव विद ए पर्सन ऑफ चॉइस, कि अपने लाइफ पार्टनर चूज करना या फिर किसी अपनी मर्जी के पर्सन से शादी करना, ये फंडामेंटल राइट टू लाइफ का पार्ट है आर्टिकल 21 के अंदर, तो इसको हटाया नहीं जा सकता। नेक्स्ट, नीड ऑफ द आवर। अब ऐसे लॉ लाने की ज़रूरत क्या है कि फोर्स कन्वर्जन के अगेंस्ट लॉ लाया जाए, क्या ज़रूरत है ऐसी? देखो, यूनिफॉर्मिटी की ज़रूरत है। पूरे इंडिया में एक सेंट्रल लॉ होना चाहिए, क्योंकि जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स है, ये यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है ना, उसका एक डॉक्यूमेंट है। उसके हिसाब से इस डॉक्यूमेंट का आर्टिकल 18 बोलता है, हमारे संविधान का नहीं, इस डॉक्यूमेंट का, यूनाइटेड नेशन के इस डॉक्यूमेंट का आर्टिकल 18 बोलता है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इंक्लूड करता है कि उसका फेथ, कोई आस्था है तो ये प्रोटेक्ट की जानी चाहिए। और सिंस इट इज़ ए स्टेट सब्जेक्ट, द सेंटर कैन फ्रेम ए मॉडल लॉ लाइक ए मॉडल लॉ ऑन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए पूरे ऑल इंडिया में एक कानून बनाया है इंडिया ने, ऐसे ही इसके लिए कन्वर्जन के लिए पूरे ऑल इंडिया में एक कानून बनाया जा सकता है। स्टेट्स ये लॉ इनेक्ट करने के टाइम पे जब भी एंटी कन्वर्जन लॉ इनेक्ट करेंगी तो वो क्या है, ऐसी कंडीशन नहीं डालेंगे कि मान लो कोई आदमी अपनी मर्जी से कन्वर्ट करना चाहे तो उसकी विल को भी काउंटर नहीं करेंगी। कि अगर मान लो कोई आदमी चाहता है कि भाई मैं तो धर्म में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, ए धर्म से बी धर्म में, तो उसको अनुमति भी हो, ऐसा नहीं कि उसको परेशान किया जाए। नेक्स्ट है कि एंटी कन्वर्जन लॉ इसलिए भी ज़रूरत है क्योंकि एक वैलिड स्टेप होना चाहिए। अगर कोई आदमी कन्वर्जन करना चाहता है, एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन करना चाहता है, तो ये माइनॉरिटी कम्युनिटी इंस्टीट्यूट के लिए स्टेप बाय स्टेप एक लॉ होने चाहिए, वैलिड रूल्स होने चाहिए कि कैसे कन्वर्ट किया जाना चाहिए। और पीपल को भी एजुकेटेड करने की ज़रूरत है, उन्हें अवेयर करना है, जागरूक करना है कि वो इंड्यूसमेंट या एल्यूरमेंट, लोभ लालच के दम पर फोर्सफुली कन्वर्जन ना करें। इसके लिए लोगों को जागरूक भी किया जाना चाहिए। तो ये कुछ स्टेप होने चाहिए इसके लिए। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के। नेक्स्ट टॉपिक है प्रधानमंत्री दक्षता और कौशलता संपन्न हितग्राही योजना, पीएम दक्ष योजना बोलते हैं इसे शॉर्टकट में। इसके लिए गवर्नमेंट ने ऑलरेडी ये स्कीम लॉन्च कर चुका है, गवर्नमेंट 2020-21 से स्टार्ट हो चुकी है ये। इसके लिए एक पोर्टल बनाया है और एक ऐप बनाई है। ऐप का मतलब जैसे आपकी व्हाट्सअप, यूट्यूब वगैरह की ऐप है, ऐसे ही एक ऐप बनाई है। प्ले स्टोर पे ऐप मिलेगी आपको पीएम दक्ष की, और इसका एक पोर्टल भी है, वेबसाइट भी है इंटरनेट पे। इसमें क्या किया जाएगा, स्किल डेवलपमेंट की जाएगी, इसमें दक्षता दी जाएगी। बैकवर्ड क्लासेस को, शेड्यूल कास्ट को या सफाई कर्मचारी के कम्युनिटीज़ के लोगों को दिया जाएगा।
तो ये स्कीम स्टार्ट कब की गई थी? 2020-21 में। और कौन इसको इम्प्लीमेंट करता है, लागू कौन करता है इस स्कीम को? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इसको इम्प्लीमेंटेशन लागू करती है। इस स्कीम के अंदर एलिजिबल जो भी टारगेट ग्रुप होते हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, उन्हें स्किल प्रोवाइड की जाती है और उनकी स्किल डेवलप करके ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग प्रोग्राम के जरिए, लॉन्ग ट्रेनिंग प्रोग्राम के जरिए ट्रेनिंग दी जाती है। और एलिजिबिलिटी क्या है इसकी, मतलब कौन कौन इसमें ट्रेनिंग ले सकते हैं, स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं? कोई भी पर्सन, कोई भी मार्जिनलाइज्ड पर्सन है, मतलब कोई भी गरीब पर्सन है, डिसएडवांटेज पर्सन है, एससी कम्युनिटी से, ओबीसी कम्युनिटी से, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास से, या डी नोटिफाइड ट्राइब से। डी नोटिफाइड ट्राइब कौन सी होती है? देखो कुछ जनजाति ऐसी होती हैं जो जंगलों में रहती हैं और उनको लिए प्रेसिडेंट नोटिफिकेशन निकाल देते हैं कि ये ट्राइबल ग्रुप है। जो नोटिफिकेशन में मेंशन की हुई है वो हो गई नोटिफाइड ट्राइब, और जिनको नोटिफाई नहीं किया हुआ वो हो गए डी नोटिफाइड ट्राइब। बस वर्ड का खेल है। और मान लो कोई सैनिटेशन वर्कर हैं जो सफाई कर्मचारी हैं, सफाई करते हैं, गलियों को साफ करते हैं, नालियों को साफ करते हैं, या कोई वेस्ट पिकर हैं, कचरा उठाते हैं, या मैनुअल स्कैवेंजर है, साफ करते हैं, कोई नाले वगैरह साफ करते हैं गंदगी, या ट्रांसजेंडर पर्सन है, या कोई और कैटेगरी के ऐसे मार्जिनलाइज पीपल हैं, वीकर सेक्शन से, तो उनको ये इसमें ट्रेनिंग या स्किल डेवलपमेंट दिया जा सकता है, स्किल प्रोवाइड की जा सकती है। इसके सिग्निफिकेंस यानी कि इंपॉर्टेंस क्या और ज़रूरत क्या है स्कीम की? देखो मोस्ट ऑफ द पर्सन ऐसे हैं जिनके पास मिनिमल इकोनॉमिक एसेट्स हैं, तो इनके में क्या है, ऐसी कंपेटेंसी होनी चाहिए ताकि इनकी इकोनॉमिक एम्पावरमेंट और अपलिफ्टमेंट किया जा सके ऐसे ग्रुप का, मार्जिनलाइज टारगेट ग्रुप का। इसमें मैनी पर्सन ऐसे टारगेट ग्रुप हैं जिनको बिलोंग करते हैं रूरल कम्युनिटी से, और वो आर्टिजन पे बेस्ड है, रूरल आर्टिजन पे, मतलब कुछ मान लो कपड़े वगैरह बुनेंगे, या कुछ मान लो कुछ आर्टिजन से कुछ मान लो बांस के बर्तन बनाएंगे, ऐसे कुछ रूरल आर्टिस्ट होते हैं, आर्ट होती हैं जिनके जरिए वो कमाते हैं। लेकिन अभी क्या है, नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है मार्केट में, तो इनकी जो आर्टिजन की जो आर्ट है, इनके पास जो कला है वो क्या है, अब ऑब्सोलीट होती जा रही है, मतलब पुरानी होती जा रही है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के सामने ये सामना नहीं कर सकते ना। तो इन्हें मार्केट के हिसाब से कुछ स्किल प्रोवाइड की जाए, ट्रेनिंग दी जाए, ताकि इन्हें जॉब मिल सके, अपनी लाइवलीहुड चला सकें। इसमें वुमेन को भी एम्पावरमेंट करा किया जाएगा, सशक्तिकरण, ताकि उनमें भी मतलब जॉब प्रोवाइड की जाए वुमेन को भी। तो यही था इसमें। नेक्स्ट टॉपिक है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स। देखो आईटीबीपी एक सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है। आप सीएपीएफ का एग्जाम तो देते होंगे, नहीं देते हो तो आपको पता होगा, यूपीएससी इसको कंडक्ट कराती है, यूपीएससी सीएपीएफ को, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। इसमें पैरामिलिट्री फोर्स आती हैं, जैसे आपका बीएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, आईटीबीपी हो गया, एसएसबी हो गया। तो ये कुछ टाइप की हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर काम करती हैं, गृह मंत्रालय के अंदर काम करती हैं। जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स है ना, वो कौन किसके अंदर काम करती है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्रालय के अंदर काम करती हैं। जो मिलिट्री फोर्स है ना, हमारी 3 सेना है, आर्मी हो गई, थल सेना, नेवी हो गई, जल सेना या नौसेना बोल सकते हो आप, या फिर आपकी एयरफोर्स हो गई, वायुसेना, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर काम करती है। और पैरामिलिट्री किसके अंडर काम करती है? गृह मंत्रालय के। तो ये भी पैरामिलिट्री फोर्स है एक, अभी न्यूज में है ये। क्यों? क्योंकि इसने अभी 2 वुमन को कॉम्बैट फैसिलिटी में, मतलब कॉम्बैट फोर्स में दाखिल किया है, मतलब कमीशन किया है। ये 2 वुमन ऑफिसर हैं, जिसका नाम है प्रकृति एक का और एक है दीक्षा। इन 2 महिलाओं को अभी कमीशन किया है। कमीशन का मतलब है इन्होंने सर्विस स्टार्ट कर दी है। इनका जो भर्ती की गई थी वो स्टार्ट की गई थी 2016 में। अभी इनकी रिक्रूटमेंट पूरा कंप्लीट हो गया और इन्होंने काम करना, अपना जॉब स्टार्ट कर दी है आईटीबीपी में। मतलब लड़ाई करने के लिए, कॉम्बैट का मतलब है लड़ाई की तरह वुमन ऑफिसर को अपॉइंट करना। पहले सिर्फ ये क्या है, सिर्फ कांस्टेबलरी रैंक पे अपॉइंट किया जाता था वुमेन्स का, कांस्टेबल की तरह की सामान इधर उधर पहुंचाना या सहायता करना। तो ये कॉम्बैट फोर्स होती है उसमें नहीं आती थी। अब लड़ाकू फोर्स में भी 2 महिलाओं का सिलेक्शन किया गया है। और इसका सिलेक्शन कौन करता है, कंडक्ट कौन करता है? इसके लिए एग्जामिनेशन आईटीबीपी का ऑल इंडिया लेवल पे ये यूपीएससी कराता है सीएपीएफ के जरिए आईटीबीपी के लिए। नेक्स्ट, ये आईटीबीपी जो पुलिस फोर्स है, देखो उसके लिए देखो छोटे लेवल पे भी एग्जाम होता है, कांस्टेबल लेवल पे। जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स सीएपीएफ का एग्जाम है, ये आपका डीएसपी रैंक का एग्जाम होता है, डीएसपी रैंक का, डायरेक्ट कमांडेंट, असिस्टेंट कमांडेंट का होता है, असिस्टेंट कमांडेंट जो डीएसपी रैंक का होता है पुलिस में। तो इसके लिए यूपीएससी एग्जाम लेती है। जो आईटीबीपी है ये क्या है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है, और जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर काम करती है। और इसको कब बनाया गया था? इसको बनाया गया था 1962 में, जब चाइना और इंडिया का वार हुआ था ना 62 में,
तब बनाया गया था कि भाई साहब इंडिया तो चाइना जो बॉर्डर है ना, इंडिया चाइना बॉर्डर, ये भाई साहब आप देख रहे हो, ये अपना वर्ल्ड मैप है और ये अपना हिंदुस्तान दिखाई दे रहा है आपको, और उसके साइड में ये दिखाई दे रहा, बड़ा हो जाओ भाई, ये दिखाई दे रहा है आपको चाइना, ये इंडिया चाइना का बॉर्डर लगता है जो यहाँ पे। तो ताकि इस पे प्रोटेक्ट किया जा सकते इस बॉर्डर को, इसके लिए एक नई फोर्स बनाई 1962 वार के बाद। तो इसके वार के बाद बनाई ये फोर्स, सीआरपीएफ एक्ट था एक, सीआरपीएफ एक्ट, उसी के अंदर बना दी ये नई फोर्स आईटीबीपी। लेकिन बाद में इसके लिए अलग एक्ट बना दिया 1992 में, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स। तो इस एक्ट के अंदर ये अभी रेगुलेशन वगैरह करती है और ये इसके अंदर ही इसको रेगुलेट किया जाता है इस एक्ट के अंदर। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है निया, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ये 2008 में बनाई गई थी, ये 2008 में बनाई गई थी, एक एक्ट बनाया था निया एक्ट, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008। 2008 में इसलिए बनाई गई थी क्योंकि भाई साहब 2008 वो साल है जब हमारे मुंबई में ताज होटल पे टेररिस्ट अटैक हुआ था, जिसे 26/11 के नाम से भी जानते हैं, जिस पे कई सारी फिल्म भी बन चुकी हैं 26/11 पे। 26/11 इसलिए बोलते हैं क्योंकि 26 ये नवंबर को हुआ था, 11वें महीने में 26 नवंबर को, 26 नवंबर को। तो 26 नवंबर 2008 को ये टेररिस्ट अटैक हुआ था ताज होटल पे, बहुत सारे लोग मारे गए थे, पाकिस्तान से आए थे, और उसको अब फांसी भी हो चुकी है, जो मेन आदमी इसमें आया था 2012 के लगभग उसको फांसी दे दी है शायद, 2012 नहीं उसके बाद ही शायद दी है। तो ये एक्ट के जरिए उसके मतलब जो ये टेररिस्ट एक्ट हुआ था ना, टेररिस्ट अटैक हुआ था, उसके बाद ये बनाई गई नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ताकि टेररिस्ट जो एक्टिविटीज़ हैं इनसे डील किया जा सके। ये सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, जो टेररिज्म आतंकवाद के विरोध में काम करती है हमारे इंडिया में। ये डील करती है कोई भी टेरर रिलेटेड क्राइम है, आतंकवाद से रिलेटेड अपराध है, उन्हें डील करती है। और जब भी ये डील करती है पूरे ऑल इंडिया लेवल में इसके पास पावर है, बिना स्टेट की परमिशन के ये घुस सकती है, किसी भी स्टेट में जांच कर सकती है जाके। ये एस्टेब्लिश की थी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट के जरिए ही, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय के अंडर ये काम करती है, वर्क करती है। 2019 में इस एक्ट में अमेंडमेंट किए गए, इसके पास पावर है इंडिया में या इंडिया से बाहर भी ये टेरर अटैक के रिगार्डिंग प्रोब कर सकती है, जांच कर सकती है। तो यही था इसके बारे में, और आज के टॉपिक भी यही थे। अब हम क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है इनेट इम्यूनिटी, ह्यूमन बीइंग में इनेट इम्यूनिटी होती है, जो इम्यूनिटी का मतलब होता है प्रतिरोधक क्षमता। जब भी कोई आपकी बॉडी में वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, पैरासाइट कुछ भी अटैक करता है, तो वो हमारी जो प्रतिरोधक क्षमता है, इम्यूनिटी है बॉडी की, वो उससे लड़ती है और हमारी बॉडी को स्वस्थ रखने में योगदान देती है, कंट्रीब्यूशन करती है। तो ये इनेट इम्यूनिटी का क्या मतलब है ये बताना है आपको। फर्स्ट है कि ये टाइम ऑफ बर्थ, जब हमारा जन्म होता है तो इनेट इम्यूनिटी हमारे जन्म के साथ ही डेवलप हो जाती है। ये जो इनेट इम्यूनिटी होती है डिसीज़ स्पेसिफिक होती है, मतलब हमारी बॉडी को याद रहता है कि कौन सी डिसीज़ के लिए हमें कैसे लड़ना है, कैसे डिसीज़ को अटैक करना है उसके रिस्पॉन्स में। तो ये डिसीज़ स्पेसिफिक होती है क्या, हर एक डिसीज़ के लिए अलग अलग तरीके से लड़ती है इनेट इम्यूनिटी। आपका इनकरेक्ट बताना है कौन सा, गलत स्टेटमेंट, 1 ओनली 2, दोनों या दोनों गलत। देखो दूसरा गलत है क्योंकि ये डिसीज़ स्पेसिफिक नहीं होती। जो डिसीज़ स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है वो जन्म के बाद डेवलप होती है, जो हमें जन्म से मिलती है ना, माँ के पेट से, माँ के गर्भ से, वो होती है इनेट इम्यूनिटी टाइम ऑफ बर्थ पे। लेकिन जो हम बाद में एक्वायर करते हैं उसे बोलते हैं अक्वायर्ड, अक्वायर्ड, ACQUIRED, अक्वायर्ड इम्यूनिटी। इम्यूनिटी की स्पेलिंग यही है। ये डिसीज स्पेसिफिक होती है, ये हमारी बॉडी जन्म के बाद डेवलप करती है। कोई बीमारी आती है तो ऑलरेडी डेवलप कर लेती है, जैसे एक बार हमें बीमारी हुई तो हमारी बॉडी इम्यूनिटी डेवलप कर लेगी, दोबारा वो कोई वायरस, बैक्टीरिया अटैक करेगा तो हमारी बॉडी में ऑलरेडी ताकत होगी उससे लड़ने के लिए, तो हमें ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा गलत बताना 2 ओनली, यानी कि बी। नेक्स्ट आपको बताना है जो इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, ये इसमें कौन कौन से अधिकार हैं। ये एक डॉक्यूमेंट है यूनाइटेड नेशन की तरह, जैसे यूनाइटेड नेशन का डॉक्यूमेंट्स होता है ना ह्यूमन राइट का, ऐसे एक डॉक्यूमेंट है। तो इसमें कौन कौन से अधिकार हैं पूरे वर्ल्ड वाइड सभी लोगों के लिए। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म का अधिकार, धर्म की आज़ादी का अधिकार। इलेक्टोरल राइट, ये चुनाव के जो अधिकार होते हैं। राइट टू ड्यू प्रोसेस और फेयर ट्रायल, जैसे कोई अपराध करते हैं तो उसे कोर्ट में फेयर ट्रायल होनी चाहिए। नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने का अधिकार। कौन कौन से इसमें राइट है ये बताना है, ये इंटरनेशनली। 1 2 3 2 3 4 1 3 4 या ऑल ऑफ दी अबव। जी हाँ, डी करेक्ट आंसर है, सारे के सारे कनेक्ट है। ऐसा एक क्वेश्चन कुछ यूपीएससी ने 2020 में पूछा था, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं, सिर्फ इतना पूछ लेती है कौन कौन से इसमें अधिकार होते हैं। नेक्स्ट आपको बताना है जो इंडियन ओशन का जो ओशन करंट है, इंडियन ओशन का जो ओशन करंट क्या होता है, समुद्र के पानी का धीरे धीरे चलना, ग्रेजुअल मूवमेंट ऑफ वाटर ऑन ओशन सरफेस पे,
सरफेस पे, ओशन के सरफेस पे, उसी को बोलते हैं ओशन करंट। ये बिजली का लगने वाला करंट नहीं है, पानी को चलने को ही बोलते हैं ओशन करंट। तो इसको इंडियन ओशन में क्या होता है, ये भाई साहब जो इंडियन ओशन है हमारा, इसमें होता है एक बार करंट ऐसे चलता रहता है, पानी ऐसे इस तरफ, एक बार ऐसे चलता रहता है इस तरफ। तो ये मूवमेंट जो होता है इस तरफ और इस तरफ कैसे होता है ये बताना आपको। ये बदलता क्यों रहता है, क्योंकि जितने भी कॉन्टिनेंट हैं के आसपास समुद्र हैं, जैसे जितने भी ये समुद्र हैं सबका एक तरह होता है, इसका ऐसे मूवमेंट चलता रहेगा सालों साल, इसका ऐसे मूवमेंट चलता रहेगा सालों साल, इसका भी ऐसे मूवमेंट चलता रहेगा सालों साल, इसका ऐसे मूवमेंट चलता रहेगा पानी का सालों साल। लेकिन ये जो इंडियन ओशन है ये क्यों सीजन वाइज बदल जाता है, इसका कारण क्या है, एक बार ऐसे चलता है पानी का मूवमेंट और एक बार फिर ऐसे चलता है, मतलब एक बार क्लॉकवाइज चलेगा एक बार एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका रीजन बताना है भाई साहब, इसका रीजन क्या है, पहले इसे मिटा लेते हैं फिर देखना रीजन बताना आप क्या रीजन है इसका। क्वेश्चन पे आ जाओ, आप बताओ इसका कौन सा रीजन है कि ये चेंज होता रहता है डायरेक्शन इंडियन ओशन में ओशन करंट की। ये होता है क्योंकि इंडियन ओशन लैंडलॉक ओशन है, चारों तरफ भूमि से घिरा हुआ है। ये इसलिए होता है कि ग्रेटर वेरिएशन और सैलिनिटी, मतलब कहीं पे सैलिनिटी यानी कि नमक की जो मात्रा है कहीं पे ओशन में ज़्यादा है कहीं पे कम है, या ये इस वजह से होता है जो मानसून ड्रिफ्ट है, जो मानसून विंड आती हैं कभी इस तरफ से आती हैं कभी उस तरफ से आती हैं, तो इस वजह से होता है। या इंडियन ओशन हाफ इज एन हाफ ओशन, ये हाफ ओशन के आधा समुद्र की तरह है इस वजह से होता है। तो आपको बताना करेक्ट कौन सा है, इसका आंसर है भाई साहब सी। जो मानसून विंड है ना वो उसकी वजह से होता है, जैसे देखो ये वाला जब अभी साउथ वेस्ट मानसून आ रही है, ये भाई साहब ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है इक्वेटर भूमध्य रेखा, यहाँ से ये विंड आई ये इक्वेटर को क्रॉस करके, क्योंकि विंड क्या है नदर्न हेमिस्फेयर है, ये साउदर्न हेमिस्फेयर है, ये 0 डिग्री है। तो नदर्न हेमिस्फेयर में जब भी इक्वेटर को पास करती है तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, राइट साइड मुड़ जाती है, जैसे इधर आ रही है ये तो इधर नहीं जाएगी, ये सीधा नहीं जाएगी, बल्कि कोरियोलिस फोर्स होती है ना, जो कोरियोलिस फोर्स की वजह से, कोरियोलिस फोर्स किस वजह से, कोरियोलिस फोर्स है देखो बहुत बार डिस्कस किया हमने, कोरियोलिस फोर्स किसकी वजह से, पृथ्वी की रोटेशन की वजह से, जो पृथ्वी अपने अक्ष पे घूम रही है ना, अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है उसकी वजह से कोरियोलिस फोर्स है। और कोरियोलिस फोर्स की वजह से नदर्न हेमिस्फेयर में विंड राइट साइड मुड़ जाती है और ये सदर्न हेमिस्फेयर में लेफ्ट हैंड साइड, तो ये इधर से आ रही है तो इधर की तरफ ना मुड़ के इधर मुड़ेगी, क्योंकि इधर का तो राइट इधर है ना इधर, तो ये लेफ्ट में मुड़ जाती है, तो इधर क्रॉस करेगी तो ये राइट साइड मुड़ जाएगी इधर, तो राइट साइड मूव करेगी। तो ये क्या है, ये बन जाते हैं फिर साउथ वेस्ट मानसून, ये साउथ हो गया और ये वेस्ट हो गया, क्योंकि ये ईस्ट डायरेक्शन है ये वेस्ट डायरेक्शन है, ये नॉर्थ है उत्तर, ये साउथ है दक्षिण, तो ये वेस्ट पश्चिम ये हो जाएगा, इधर से आ रही है ना ये इधर से, तो ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन से हो जाएगी, साउथ वेस्ट डायरेक्शन से। बहुत ही ज़्यादा कीचड़ हो गया इसमें, नहीं समझ नहीं आ रहा होगा, इस कीचड़ को मिटा लेते हैं पहले। अरे यार एक सेकंड यार होल्ड करो तुम, खत्म हो गया। हाँ देखो यहाँ से जब मूव करेगी तो इंडिया क्या आएगी, तो अभी जून से सितंबर चल रहा है और साउथ वेस्ट मानसून आ रही है, तो जब ये इधर जाएगी मानसून तो देखो ये पानी भी ऐसे ही मूव करेगा क्लॉकवाइज, ऐसे ऐसे मूव करेगा इधर डायरेक्ट, ये इधर डायरेक्शन में। लेकिन अब ये क्या है, जब साउथ वेस्ट मानसून सितंबर के बाद अक्टूबर में ये वीक हो जाएगी तो यहाँ से नॉर्थ ईस्ट मानसून आएगी, ये नॉर्थ ईस्ट, ये वाली डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट की है ना, ये ईस्ट है तो ये नॉर्थ है, ये वाला नॉर्थ है, तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ से आएगी ये वाली मानसून, तो नॉर्थ ईस्ट से आएगी जब इसका ऐसे हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, जब इसका एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो मेन कारण क्या है इसका होने का, मेन कारण है मानसून विंड, और मानसून विंड का मतलब है सीजनल विंड, जो सीजन में चेंज होती रहती हैं और ये सीजन में चेंज होती रहती है, तो इसका मेन कारण क्या हो गया, मेन कारण क्या हो गया मानसून विंड, तो ये इसका मेन कारण है। अब आते हैं क्वेश्चन पे, इसका आंसर क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट है हमारा, आपको बताना है अबव स्टेटमेंट्स में से कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है, यानी कि सही स्टेटमेंट बतानी है कौन सी है। पहली स्टेटमेंट बोल रही है जो टाइड है, टाइड तो आप सब लोग जानते हो ना, ज्वार भाटा बोलते हैं हिंदी में। टाइड का क्या मतलब है, जैसे हमारा ये इंडिया है, समुद्र के पानी का उतार चढ़ाव, राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर इज कॉल्ड टाइड, बस इतना सा है, समुद्र के पानी का घटना घटना और बढ़ना, एक बार आ गया लैंड के पास एक बार चला गया समुद्र में वापस, तो इसी को बोलते हैं टाइड। ये किसकी वजह से होता है, सन अर्थ और मून इनकी जो फोर्स लगती है ना इनके बीच में, इसकी वजह से ये घटता बढ़ता रहता है।
तो आपको बताना है टाइड जो होते हैं वो नेविगेशन का मतलब समुद्र में यात्रा करना और फिशिंग करना, इसमें हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं क्या। टाइड की वजह से क्या है, सिल्टेशन यानी कि गाद वगैरह कचरा वगैरह जमा हो जाता है क्या, हार्बर पोर्ट के पास। नेक्स्ट है कांडला पोर्ट और कोलकाता पोर्ट, ये हमारे इंडिया में टाइडल पोर्ट है, मतलब इनके पास टाइड आता रहता है क्या, समुद्र के पास है क्या ये। वन ओनली 1 3 2 3 या ऑल ऑफ दी अबव। देखो भाई साहब दूसरा इनकरेक्ट है, क्योंकि ये सिल्टेशन कचरे वगैरह को रोकते हैं जमा होने से, जैसे टाइड आता है कचरे को दूर भगा देता है, ये सिल्टेशन नहीं करते यानी कि गाद कचरा वगैरह नहीं जमाते। तो हमारा 1 और 3 करेक्ट हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपको बताना है, क्या बताना है, जो माउंटेन में प्लेसेस होते हैं, मतलब ये माउंटेन है, ये मान लो माउंटेन है, तो ये माउंटेन पहाड़ी है, पहाड़ी के ऊपर जो टेम्परेचर है वो कम होता है, कूलर होता है सरफेस यहाँ पे, वो क्यों होता है, इसका कारण बताना है आपको। कभी जैसे आप गए हो, देखो जो हिमाचल प्रदेश है, हमारा हिंदुस्तान है भाई साहब, ये हिंदुस्तान मान लो, हिंदुस्तान का मैप है, बहुत ही गंदा है पर मान लो हिंदुस्तान है। तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर है, ये हिमाचल है, उत्तराखंड है, यहाँ पे सिक्किम वगैरह, ये पहाड़ी इलाके हैं ना यहाँ पे, क्योंकि ये ऊंचाई पे है, समुद्र तल से लगभग भाई साहब 8,000 किलोमीटर, 8,000 मीटर, 8 किलोमीटर या 6 किलोमीटर ऊंचाई पे है। तो यहाँ पे टेम्परेचर कम होता है और बर्फ़ पड़ती रहती है, आपको पता है गर्मियों में भी यहाँ टेम्परेचर कम रहता है। तो इसका कारण क्या है कम होने का टेम्परेचर, थिन एयर ऑन माउंटेन, माउंटेन पे क्या जो हवा है वो पतली है, उन वहाँ पे गैस वगैरह कम है एटमॉस्फेयर में, क्योंकि ऊंचाई पे चले जाते हैं तो गैस कम हो जाती है, और यही कारण है इसका, आगे हम नहीं जाएंगे, यही कारण है। तो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ हमारी लेक्चर की समाप्ति।